हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का हमारा चैप्टर है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। इस चैनल में हम संश्लेषित रेशा देखेंगे, प्राकृतिक रेशा देखेंगे। प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं, इन्हें हम देखेंगे। इनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इनके गुणों के बारे में जानेंगे। कौन सा रेशा अच्छा होता है, कौन सा रेशा खराब होता है, रेशों के प्रकार, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, प्लास्टिक और पर्यावरण, पर्यावरण को क्या प्लास्टिक से हानि है, प्लास्टिक का किस प्रकार उपयोग हमें करना चाहिए, ये सभी हम इस लेसन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। आज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो आप अपने घर में जो भी इस्तेमाल होता है, कपड़ा या फिर गलीचा कुछ भी, तो आप उससे देख के आपको सूची बनाना है कि वो प्राकृतिक रेशा से बना हुआ है या कृत्रिम रेशा से। जैसे कि बोरा है, जूट का बोरा भी आता है, आजकल प्लास्टिक का बोरा भी आता है, कई प्रकार के बोरे आते हैं। तो आपको बताना है कि वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, जंतु से प्राप्त और पौधों से प्राप्त। तो जंतु से प्राप्त रेशे हम इनमें देखेंगे। साथ ही साथ मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे, जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेक्रॉन, टेरलिन, डर्बन, ये संश्लेषित रेशे हैं। इन्हें देखेंगे। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं आती, जल्दी सूख जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्र पहने देखा होगा। जरी तांबे के तार पर सोने की चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। अब अगला हमारा है टॉपिक, संश्लेषित रेशे क्या हैं। संश्लेषित रेशे, आपने मोतियों की माला देखी होगी। जिस प्रकार माला में धागों से जुड़े मनकों के कारण उसकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई जाती है। प्रत्येक छोटी इकाई पॉली एकलक कहलाता है। ये सारे एकलक आपस में मिलकर बहुलक पॉलीमर बनाते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनते हैं। रबर, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक हैं। इसी प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक, पाइप, बोतलें, बाल्टियां आदि भी बहुलक से बनते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, पहला है रेयॉन। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इससे कपड़े की बनावट बहुत सुंदर होती है तथा यह बहुत महंगा होता है। इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। 19 शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे रेयॉन या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है, जो रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन में कपास मिलाकर चादरें अथवा ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। अगला है नायलॉन। यह भी मानव निर्मित रेशा है। इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता, अतः प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह मजबूत, हल्का, प्रत्यास्थ अर्थात लचीला, चमकीला रेशा है जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है।
इसकी मजबूती के कारण पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीएस्टर, यह एस्टर से बना होता है। एस्टर इसका एक लक होता है, पॉलीएस्टर कहलाया जाता है। यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे में बने कपड़ों पर सिलवटें अर्थात सिकुड़न नहीं पाया जाता, ये सरलता से धुल जाते हैं। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पीईटी पेट एक ऐसा पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। पॉलीएस्टर वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलीएस्टर एस्टर का बहुलक है। इससे बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवुल पॉलीएस्टर और ऊन का। अब अगला है एक्रिलिक। हम सर्दियों में स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बनाए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। इससे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। आपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर किया होगा। प्राकृतिक रेशे जैसे जो कि कपास से बने होते हैं या फिर जंतुओं के खाल से बने होते हैं, तो उसे आप जब जलाकर देखेंगे तो, और कृत्रिम रेशों को जलाकर देखेंगे, दोनों को जलाने पर आप क्या अंतर पाएंगे? आप देखेंगे कि एक बहुत जल्दी, जो कृत्रिम रेशा होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है और जलने पर पिघल जाता है। दूसरा जो है वो आसानी से जलता नहीं है, मतलब आप उसे आग लगा देंगे तो वो बुझ भी जाता है। ये सूती के कपड़े होते हैं, कपास के से मिलकर बने होते हैं। दोनों प्रकार के कपड़ों में से किस कपड़े प्राकृतिक कृत्रिम द्वारा कम पानी सोखा गया, ये प्रयोग आपको करना है। क्रियाकलाप 1 जो यहाँ पे दिया गया है उसे आप करना है कि कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों में आपको अंतर पता चल जाएगा। जिस कपड़े द्वारा कम पानी सोखा गया वह दूसरे कपड़े की तुलना में जल्दी सूखा या देर से। इस क्रियाकलाप के आधार पर कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के 2 गुण लिखिए। अपने माता पिता, अन्य बुजुर्गों से प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों तथा कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों के टिकाऊपन, मजबूती, मूल्य, रखरखाव आदि के विषय में जानकारी एकत्र कर तुलना कीजिए। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। हम दिन प्रतिदिन टीवी में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में यह देखते हैं कि हमें प्लास्टिक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए या प्लास्टिक का उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। या अब तो ऐसा हो गया है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है लगातार, क्योंकि प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है। आपने देखा हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानें। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी तरह के प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है, यह रेखिक या तिर्यकबद्ध होती है। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकारों एवं साइज में मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे रंगा या पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर चद्दरों में भी बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसके इतने प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो पॉलीथीन थैलियों बनाने में काम आता है। कुछ अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुएं लेकर निम्नलिखित क्रियाओं के आधार पर अपने अवलोकनों को सारणी 2.3 में दर्शाइए। प्लास्टिक की वस्तु, जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं आपको लिखना है। मोड़ने पर आसानी से मुड़ गई, टूट गई, नहीं टूटी, ये लिखना है। गर्म करने पर विकृत हो गई, पिघल गई, कुछ नहीं हुआ, ये भी आपको
लिखना है। इस सारणी में आपने देखा कि कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं। ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन, पीवीसी इनका उदाहरण है। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से बनी होती हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है। इन्हें गर्म कर कर नरम नहीं किया जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श, टाइलें, रसोई बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक का उपयोग हम जूते, चप्पल से लेकर फर्नीचर बनाने तक में करते हैं। खाने की चीज़ रखने के लिए भी हम प्लास्टिक से बने पात्रों का उपयोग करते हैं। सोचिए, इसका अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों को जानें। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। यह किसी से भी क्रिया नहीं करता, जल वायु से क्रिया नहीं करता, संक्षारण जंग आसानी से नहीं लगता। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। प्लास्टिक दूसरा गुण है, प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होती है तथा सामर्थ्य अधिक होता है और उपयोग में आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों तथा अंतरिक्ष यानों में भी होता है। और है प्लास्टिक कुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के हत्थे, बिजली के तार का कवर बनाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक और हमारा पर्यावरण। आप जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक को अनेक चीज़ों, प्लास्टिक की थैलियाँ और बहुत सारे प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में, नालियों में, सड़कों किनारों, हम सर्वत्र प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखते हैं अपने आसपास। अतः प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। आपने कक्षा 6वीं जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण पदार्थों के बारे में पढ़ा होगा। जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि सूक्ष्मजीवों आदि द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, जैव निम्नीकरण और निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। यदि इसे जलाया जाता है तब भी यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। सोचिए इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। आजकल 2 प्रकार के डस्टबिन या कहना चाहिए कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाता है। एक देखिए, एक में नीला दिया हुआ है और एक हरा रंग का दिया हुआ है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने सकने वाले पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये पुनः दोबारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। धातुएं हो गई, इस सब प्रकार का जो है नीले रंग के में किया जाता है। जबकि हरे रंग का में ऐसे पदार्थ जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका निम्नीकरण सूक्ष्मजीव अपघटित कर सकते हैं,
या फिर गीला कचरा हम कहें, एक में हम सूखा कचरा डालेंगे, एक में हम गीला कचरा डालेंगे। गीला कचरा में जैसे कि फलों के छिलके या फिर गोबर हो गया, ये सब गीले कचरे में आएंगे। और सूखा कचरा में जो प्लास्टिक है, कांच है, ये सब आएंगे। तो गीले कचरे को हरे डब्बे में डालना है, सूखे कचरे को नीले डब्बे में डालना है। इससे जो कचरा हमारा रहता है उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है और कचरे का सही ढंग से निपटारा किया जा सकता है। इसलिए हमें 2 प्रकार के डब्बे रखना चाहिए घर के आसपास और दोनों प्रकार के डब्बों का उपयोग करना चाहिए। एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा डालना चाहिए। अब ये पाठ हमारा आज का पाठ ख़त्म होता है। आप इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर कमेंट में दें। साथ ही साथ हमें यह बताएं कि आपको यह पाठ कैसा लगा। अपने सुझाव हमें दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।